नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विहांस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने देखा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उनका जो सिलेबस है वो चेंज है और इसी के तहत हमारी जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू आप लोगों के पास में आ रही हैं। बहुत सारी क्लासें जो हैं वो आप लोगों के पास में आ चुकी हैं। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट 10 हम आपको पूरा देंगे, उसी प्रकार से यूनिट फर्स्ट और 10 की पूरी क्लासें साथ में साथ उनके जो MCQ हैं वस्तुनिष्ठ वो आप लोगों के पास में पहुंच चुके हैं। अब हम जो नंबर लगाने वाले हैं या इसके बाद अब जो बारी आने वाली है दोस्तों, वो आने वाली है मुख्यतः मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। क्योंकि इन राजवंशों का जो मैटर है, कहीं ना कहीं जो उन्होंने राजवंश अपने दे रखे हैं, जैसे हम गर्दभिल्ल की बात कर लें, नागवंश की बात कर लें, परिव्राजक वंश की बात कर लें, उच्चप घात वंश की हम बात कर लें, इनका जो मैटर है वो सही से मिल नहीं पा रहा है। उसी की जो क्लास है वो आप लोगों के पास में कंटिन्यू आएंगी दोस्तों। उसी का जो पहला वंश है जो कि गर्दभिल्ल वंश है, उसी की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। यदि आप गौर से सिलेबस को देखेंगे तो जो हमारा मेंस का सिलेबस है, मेंस के सिलेबस में जब आप पहले वाले पेपर पे गौर करते हैं तो उसमें देखते हैं कि इन वंशों को उन्होंने अच्छे से डिफाइन करके लिखा हुआ है कि इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि इन वंशों से 2 नंबर में, 7 नंबर में और 10 नंबर में, चूंकि अब परीक्षा का पैटर्न यही हो गया है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जब आप यूनिट 2 को देखते हो प्री में, तब भी आपको मध्य प्रदेश के राजवंश देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पर भी ये पूछे जाएंगे। तो ये प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, इसको चालू करते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो गर्दभिल्ल वंश है इसकी स्थिति कहां कहां पर है, यानी कि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में ये कहां कहां पर है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है मेंस का सिलेबस। मेंस में जो हमारा पहला पेपर है, उस पहले पेपर का जो पहला भाग है, जहां पर हम इतिहास से उसको डिनोट करते हैं, इतिहास वाले पेपर में इकाई 2 में यदि हम देखें, यूनिट 2 में कुल 5 जो हमारी यूनिट होती है, उसमें से इकाई 2 में जो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, इसके बाद मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राजवंश हैं उसी में से गर्दभिल्ल वंश है। कौन सा वंश है? गर्दभिल्ल वंश। और इसी के बाद में क्रमशः जो अभी मैंने नाम लिए थे, जैसे कि नागवंश हो गया, औलिकर वंश हो गया, परिव्राजक वंश, राजवंश, फिर उच्च कल्प वंश हो गया, है ना। ये वाले जो वंश हैं ये नए जोड़े गए हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार, इनको आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। कलचूरी के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जबलपुर से संबंधित है। चंदेल तो काफी बार पढ़ चुका होगा। परमार, तोमर, गोंड वंश और कच्छप घात वंश। कुछ इसमें से ऐसे वंश हैं जो नए जोड़े गए हैं, जिनकी अपन चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहला ही है गर्दभिल्ल वंश। एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो हमें किस हिसाब से करना है? 2 नंबर में, 7 नंबर में और 10 नंबर में, है ना, कि इनको हमें इस तरीके से तैयार करना है। लेकिन ये तो हम तैयार करेंगे, पर महत्वपूर्ण ये है कि इसके पहले इनकी थ्योरी तो समझ लें कि ये है क्या। जब तक हमें इनकी कहानी अच्छे से मालूम नहीं होगी कि ये कहाँ है, क्यों आ गए, कैसे आ गए, ऐसे कैसे एक एक को उठा के अपन सीधा 2 नंबर में, 7 नंबर में पढ़ाना चालू करते हैं, तो पहले थ्योरी समझना जरूरी है। तो पहले अपन इनकी थ्योरी करेंगे। उस थ्योरी से क्या होगा? मेंस का आपका जो बेस है वो मजबूत होता चला जाएगा, प्री के क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे। और जैसे ही ये समाप्त होगा तो इसी के बाद में मेंस के हिसाब से अपन 2 नंबर में और 7 नंबर में इसको देखने लगेंगे। अब आप कहेंगे 10 नंबर में नहीं देखेंगे क्या सर? 10 नंबर के क्वेश्चन नॉर्मल रूप से लड़के लोग इनको सही कर ही देते हैं। समस्या आएगी 2 नंबर वाले में और 7 नंबर वाले में। सबसे ज्यादा समस्या आएगी इन 2 नंबर वाले में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जानकारी जानकारी देनी है। 7वें नंबर वाले में जानकारी के साथ थोड़ा अपना ज्ञान भी देना होता है, और 10वें वाले में जानकारी तो रहती है, साथ साथ में अपना खुद का ज्ञान, जो हमारी समझ है, क्योंकि प्रश्न ही इस तरीके के पूछे जाते हैं। जब इन पर आएंगे तो इन पर अपन चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब अपन देख लेते हैं कि इस वंश का जो प्री में हमारी जो प्री में इसका जो वेटेज है वो कहां पर है। तो जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति एवं साहित्य देखते हैं, ये यूनिट 2 है। प्री में जो यूनिट 2 है उसी से संबंधित है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश। अब आप यहां पर देख रहे होंगे, ये जो प्रमुख राजवंश हैं ये दरअसल वही राजवंश हैं जो अपन ने इसके पहले कहां पर देख लिया? मेंस वाले में देख लिया। यानी कि मेंस के सिलेबस में हमने देख लिया। ये इन्हीं राजवंशों से संबंधित वो प्रश्न पूछेगा। तो जब हम इनकी पूरी अच्छे से थ्योरी कर लेंगे, तो चूंकि अभी तो आप लोगों का प्री है जून में, तो जब आप जून में उस प्री को देंगे तो उसके लिए आपको क्वेश्चन भी चाहिए होंगे। पहले आप लोग पूरी इसकी थ्योरी को समझ लें। थ्योरी को समझ लेने के बाद में इसके MCQ होंगे, और जब आप उन MCQ को अच्छे से देख लेंगे तो आपकी प्री के सब जितने भी क्वेश्चन है निकल जाएंगे। MCQ ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन लगेंगे, उसमें अपन पूरे समाप्त कर देंगे, पूरे राजवंशों के जितने भी राजवंश हैं सभी के। और इसके बाद में फिर अपन इनकी जो मेंस की क्लास होगी उसको चालू करेंगे, ठीक है ना। मेंस की क्लास कैसे चालू? मेंस की क्लास तो वैसे आज से ही चालू हो गई,
लेकिन जो उसका पैटर्न होगा 2 नंबर में, 7 नंबर में, 10 नंबर में, उसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं गर्दभिल्ल वंश को। सबसे पहले हम पूरे वंशों को देख लेते हैं कि इनकी स्थिति मध्य प्रदेश में कहां कहां पर कैसी कैसी क्या है। ठीक है ना, उससे आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को कि जो हमारा मध्य प्रदेश है इसकी स्थिति, इस मध्य प्रदेश में जो राजवंश दिए गए हैं इनकी स्थिति कहां पर कैसी क्या है। तो चलिए इसको मैप को पहले बना लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, प्री में तो संभावना है कि ये जो मैं मैप बनाऊंगा जहां पर बताऊंगा सभी के लिए, तो यहां से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है ना। चलिए कि इनकी राजधानी कौन सी क्या है, तो इसको आप लोग इस मैप से समझ लें। और मैप से जब आप लोग समझ लेंगे तो एक चित्र बन जाएगा कि हाँ भैया ये यहाँ के हैं, ये यहाँ के हैं, कौन धार का है, कौन जबलपुर का है, कौन मंदसौर से संबंधित है। चलिए ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है ना, अब इस मध्य प्रदेश में हम देख लेते हैं। सबसे पहले ही गर्दभिल्ल का नाम आ रहा है, तो ये गर्दभिल्ल कहां से हैं, तो ये है मुख्यतः उज्जैन से। कहां से हैं, उज्जैन से। ये हो गया उज्जैन। ठीक है ना, उज्जैन में 2 राजवंश रहे, एक रहा गर्दभिल्ल और एक रहे गुर्जर प्रतिहार। तो दोनों को याद रखिएगा, कौन कौन, एक रहे गर्दभिल्ल और एक रहे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों ने कुछ समय के बाद अपनी राजधानी उज्जैन से हटाकर कहां कर ली थी, कन्नौज में कर ली थी। त्रिपक्षीय संघर्ष को आप लोगों ने इतिहास में पढ़ रखा होगा, गुर्जर प्रतिहार से ही मुख्यतः वो संबंधित है। और उसके बाद फिर ये कन्नौज में चले जाते हैं, कन्नौज में इनकी राजधानी हो जाती है, जो कि पाल शासकों, गुर्जर प्रतिहार शासकों और जो दक्षिण के थे राष्ट्रकूट, इनके बीच हुआ करता था। ठीक है ना, तो उज्जैन में गर्दभिल्ल हो गए, गुर्जर प्रतिहार हो गए। चलिए अब थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, तो हम जब थोड़े और नीचे आते हैं तो नीचे है धार। यहां पर कौन था, धार जो मुख्यतः स्थान था या जो राजधानी थी, ये थी परमार राजाओं की। किनकी थी, परमार राजाओं की। तो यहां से याद रखिएगा परमार। अब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए राजा भोज, है ना, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, संस्कृति को, कल्चर को, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए उनको याद किया जाता है और एक विजेता भी रहे हैं। तो राजा जो भोज हैं उन्हीं से संबंधित परमार, है ना। परमार कहाँ के, धार के। ठीक, चलिए तो हमने उज्जैन धार में 3 वंशों को देख लिया। अब और आगे बढ़ते हैं। एक वंश और है जो बार बार आपको लग रहा होगा कि इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, है ना, एमपीपीएससी खासकर उससे तो प्रश्न पूछती ही है, औलीकर वंश। ये कहां से संबंधित है, तो मंदसौर। ये जो मंदसौर वाला क्षेत्र है, मंदसौर में एक स्थान था जिसका पहले नाम था दसपुर। क्या था, दसपुर। दसपुर, यहां कोष्टक में मैं लिखे दे रहा हूं मंदसौर। ठीक है, मंदसौर, दसपुर। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में जो वंश था वो था औलीकर वंश। क्या था, औलीकर वंश। ठीक है, यहां क्या कौन सा हो गया, औलीकर वंश। चलिए दसपुर हमने देख लिया, और कौन कौन से बचे हैं, और है ग्वालियर। यहां पर कौन कौन से थे, ग्वालियर। ग्वालियर में मुख्यतः 2 आते हैं, आते तो 3 हैं, पर अभी आप 2 को समझो, फिर तीसरे वाले को बताता हूं मैं। जो 2 हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है ग्वालियर में तोमर वंश, जिनकी राजधानी क्या रही, ग्वालियर ही रही। और एक और है ग्वालियर में जिसका जो नाम है कच्छप घात वंश। कच्छप घात वंश, क्लियर। एक हो गया तोमर वंश, एक हो गया कच्छप घात वंश। कच्छप घात वंश भी राजपूतों से ही संबंधित है, ये भी राजपूत रहे, कछवाहा राजपूत इनको कहा जाता है। तो ये दोनों वंश और इनकी जो राजधानी रही वो ग्वालियर ही रही।
बस कच्छप घात वंश में याद रखना कि इनकी 3 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 3 शाखाएं थी। अब ग्वालियर में एक और जगह है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। वो कौन सी जगह है? वो जगह है पवाया। कौन सी जगह है? पवाया, है ना। तो यहां पर मैं उसको लिखे दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए। पवाया, पुराना नाम इसका पवैया। एक और नाम मिलता है पद्मावती। पद्मावती। यहां पर जो है, यहां पर है नागवंश। क्या है? नागवंश। ये मुख्यतः नागवंश की राजधानी रही, नागवंश। चलिए, नागवंश को हमने देख लिया। नागवंश हो गया, वहां तोमर वंश हो गया, कच्छप घात वंश हो गया। अब ये देखिए, ये जो कच्छप घात वंश है, इसका मैंने बताया आपको कि ये 3 भागों में विभाजित था, तो उसको भी अभी देख लें, क्योंकि कच्छप घात को हमको पढ़ना है, ताकि आप एक पूरा का पूरा मैप शुरुआत में ही अपने जो भी आपका रजिस्टर वगैरह हो उस पर बना लें। और खुद ही बनाने का प्रयास करना, ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करना कि आप सोचो गूगल पे ढूंढ लें तो वहां से फिर स्क्रीनशॉट कर लें। इससे अच्छा इसी का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, है ना। अगर नहीं बना पाओ, इतना भी आलस है कि अब इसको भी नहीं बना पा रहे हो। अब कच्छप घात वंश में भी 3 शाखाएं थी। कौन कौन सी शाखाएं थी? देखिए, इनकी जो 3 शाखाएं हैं, एक तो है ग्वालियर की ही शाखा, ग्वालियर, ठीक। एक शाखा थी शिवपुरी की, शिवपुरी, जिसको नरवर शाखा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नरवर शाखा। शिवपुरी की कौन सी थी? नरवर शाखा। एक थी श्योपुर की शाखा, श्योपुर, श्योपुर। जो श्योपुर की शाखा थी उसको कहा जाता था दुबकुंड शाखा, दुबकुंड शाखा, दुबकुंड शाखा। दिख रहा है आप लोगों को? दुबकुंड शाखा। क्लियर हो गया। तो ग्वालियर में एक तो तोमर वंश है, एक कच्छप घात वंश है। कच्छप घात की 3 शाखाएं हो गई। ग्वालियर हो गया एक, एक शिवपुरी का नरवर हो गया, एक शिवपुर का दुबकुंड हो गया। सर्वाधिक जो शासक हैं वो किसमें हैं? वो ग्वालियर वाली शाखा में सर्वाधिक शासक हैं। बाकी में एक में 5 है, एक में 6 शासक। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। अब हम आ जाते हैं सतना वाले क्षेत्र में। सतना वाले क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो यहां पर सतना, यहां पर 2 जगह हैं दोस्तों, है ना। दो शासक हैं, मतलब 2 वंश हैं यहां पर सतना में। एक तो है जगह यहां पर, ये तो हो गया सतना। एक वंश है सतना में जिसका नाम है परिव्राजक वंश, परिव्राजक वंश, परिव्राजक वंश। इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? नागौद। क्या राजधानी रही? नागौद। एक सतना में है उच्च कल्प वंश। क्या है? उच्च कल्प वंश, उच्च कल्प वंश। एक है उच्च कल्प वंश। तो फिर भैया इसकी राजधानी क्या रही? उच्च कल्प वंश जो था इसकी राजधानी थी उचेहरा। क्या थी? उचेहरा। ठीक है, उच्च कल्प वंश की राजधानी रही उचेहरा। अब देखिए, हमने इतनी राजधानियां देख ली, और भी वंश हैं। अब कौन कौन से हैं? एक यहां पे है जबलपुर के पास में जिसका नाम है त्रिपुरी। जबलपुर को जो पुराना इसका नाम है उसको त्रिपुरी कहा जाता था, तो क्या हो गया? त्रिपुरी। ये जो क्षेत्र था त्रिपुरी वाला, और एक क्षेत्र था गढ़ा मंडला, इसी के पास में है गढ़ा मंडला। ये जो त्रिपुरी वाला क्षेत्र है जबलपुर वाला, यहां पर कलचूरी वंश का शासन था। कलचूरी, है ना, कलचूरी। इन्हीं में से एक महान शासक हुए जिन्होंने जबलपुर में 64 योगिनी माता का जो मंदिर है वो बनवाया है, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, लोग बाहर बाहर से देखने आते हैं। तो कलचूरी वंश हो गया, ठीक है। और एक जगह है गढ़ा मंडला, पास में ही है, जबलपुर वाला क्षेत्र ही ये कहलाता है। तो गढ़ा मंडला में जो शासन रहा वो किसका रहा? ये रहा यहां पर गोंड वंश का। किसका? गोंड वंश का। ये सब आसपास के ही हैं, गोंड वंश का। गोंड वंश में हम जानते हैं जैसे संग्राम शाह हुए, रानी दुर्गावती हुई, रघुनाथ शाह हुए, शंकर शाह हुए, है ना। तमाम तरीके के अपन जितने भी शासक देखेंगे बहुत सारे, वो सब गोंड वंश में रहे हैं, महान महान शासक रहे हैं।
तो गढ़ामंडला हो गया, त्रिपुरी हो गया। अब कौन बचे हैं भैया? अब बचे हैं हमारे चंदेल। चंदेल किस जगह पर थे? तो ये वाला जो क्षेत्र है जिसको हम खजुराहो के नाम से जानते हैं, खजुराहो है ना, खजुराहो। तो यहां पर कौन था खजुराहो में? यहां पर थे मुख्यतः चंदेल। चंदेल, ठीक है, चंदेल। तो लगभग मैं अपने पूरे के पूरे हो गए हैं। आप लोग ना एक स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें कि पता नहीं आप लोग मैप ऐप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। वैसे मैप ऐप बनाओ तो जल्दी सिलेक्शन हो जाए, है ना। क्या है, मैप से हम चीज़ों को जल्दी अच्छे से याद कर पाते हैं, और बिना मैप के यदि हम दिमाग लगाएंगे ये यहाँ है ये यहाँ है तो फिर रटते फिर कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं दोहरा देता हूँ। गर्दभिल्ल वंश उज्जैन में रहा, गुर्जर प्रतिहार उज्जैन में, बाद में ये कन्नौज पहुंच जाते हैं। धार में रहे परमार, राजा भोज का आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। और मंदसौर जिसे पहले दसपुर कहा जाता था, यहाँ पर जो वंश है वो है औलीकर वंश। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ग्वालियर में 3 वंश मुख्यतः हैं। वैसे तो और भी वंश हैं ग्वालियर में, लेकिन जो हमारे कोर्स की दृष्टि से है, जो हमारे सिलेबस में है, उसमें तोमर वंश है, कच्छप घात वंश है और नाग वंश है। नाग वंश का संबंध आप गुप्त काल में भी देखेंगे, और इसी नाग वंश का जो संबंध है वो आप वाकाटक वंश में भी देखेंगे। तो दोनों जगह पर इन्होंने अपने संबंध किए हैं, कहीं पर शादी की है, कहीं पर शादी करवाई है। वो अपन देखेंगे कैसा क्या है। अपनी पुत्रियां दी हैं शक्ति को मजबूत करने के लिए, तो इस नागवंश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। और इसके बाद में फिर हमने देखा कहाँ, सतना। तो सतना में परिव्राजक वंश हो गया और उच्चकल्प वंश हो गया। एक नागौद है, एक उचेहरा है। उचेहरा तहसील आप लोगों ने नाम सुना होगा सतना में। ग्वालियर में ये जो कच्छप घात वंश है ये 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा है? एक ग्वालियर है, एक शिवपुरी की नरवर शाखा है, और एक शिवपुर का जो दुपकुंड शाखा है शिवपुर की वो है। फिर हमने त्रिपुरी में देखा तो कलचुरी वंश को देख लिया, क्योंकि कलचुरी वंश यहाँ पर रहे। त्रिपुरी जो जबलपुर का पुराना नाम त्रिपुरी ही था। फिर इसके बाद में हमने गढ़ामंडला को देखा, तो यहाँ पर कौन रहे? गोंड वंश से संबंधित शासक रहे, जिसमें गोंड वंश में आप लोग सब जानते ही हैं, रानी दुर्गावती हैं, संग्राम शाह हैं, रघुनाथ शाह हैं, शंकर शाह हैं, जो 1857 की क्रांति से संबंधित थे, है ना। चलिए दोस्तों, हमने इसको पूरे को देख लिया इस मैप को। अब हम गर्दभिल्ल वंश पर आते हैं और गर्दभिल्ल वंश को हम चालू करते हैं। ठीक, ये वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे आप पूरे के पूरे मैप को एक बार में अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब अपन चालू करते हैं गर्दभिल्ल वंश। गर्दभिल्ल वंश, ठीक है ना। गर्दभिल्ल वंश में ये जो भिल्ल शब्द है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो भिल्ल शब्द है, ये शब्द बना है किससे? भील से। और भील शब्द किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है भील से या बिल्ल से या बिलखी से। ये 3 शब्द आते हैं, आप किताबों में देखेंगे, बील, बिल, बिलकी। इसका जो अर्थ होता है वो होता है किससे? धनुष से। धनुष, तीर, क्लियर है? धनुष, तीर, इनका मतलब होता है। तो इसी से गर्दभिल्ल जो शब्द है वो बना हुआ है। तो गर्दभिल्ल वंश, इसका एक और नाम आता है कहीं ना कहीं गंधर्व सेन, है ना। गंधर्व सेन भी नाम आता है, गंधर्व सेन, गंधर्व सेन। दोस्तों जब अभी आप इसको और आगे पढ़ोगे तो इस वाले वंश में बहुत ज्यादा संदेह है। पर देखो, आपको संदेह में नहीं रहना है। जैसे चीजें हैं, जैसे हमारे पास में सामने आ रही है, उसको वैसे का वैसे याद कर लेना है, क्योंकि हमें परीक्षा को पास करना है। किसी चीज में विशेषज्ञ नहीं बनना है ना। अभी इसमें जो आज जब आप आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये तो शायद दूसरे वंश में भी है। तो बिल्कुल है, वैसा है। और ये अपने मन में संदेह बिल्कुल मत करिए। ये संदेह करने का काम है जिन्होंने इतिहास अपना लिखा हुआ है। तो उनके मन में ही खुद संदेह है, उनको खुद को ही जो सही डेटे हैं वो सही उनको नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उसमें अपनी कोई गलती नहीं है। अपन को बस यहाँ पर समझना है कि हाँ ठीक है भैया, यहाँ भी ये चीज है, यहाँ भी ये चीज है। दोनों जगह पर यदि एक जैसे तथ्य पाए जा रहे हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वंश के एक महान शासक हैं जिनका नाम है विक्रमादित्य। ये वही विक्रमादित्य हैं जिनके दरबार में 9 रत्न रह रहे हैं। और वही के वही 9 रत्न आपको गुप्त शासक, जब आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक गुप्त वंश का महान सम्राट है, उसमें भी 9 आदमी दिखेंगे। कौन से? 9 रत्न। तो 9 रत्न वहां भी दिखेंगे, 9 रत्न यहां भी दिखेंगे। इसीलिए आपको संदेह अपने मन में नहीं लाना है। जब भारत के इतिहास को पढ़ोगे तब भारत के इतिहास में आपको उनके साथ में 9 रत्नों को याद कर लेना है।
जब मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ोगे तो गर्दभिल्ल वंश में जो विक्रमादित्य है उनके बारे में आपको नवरत्नों को याद कर लेना है। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को समझना है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा दिमाग आप लगा भी नहीं पाओगे, क्योंकि जो इतिहासकार हैं उनने ही इसको इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि जो मध्य प्रदेश के इतिहास वाले हैं वो कहेंगे कि भैया हमारे में ये जो है नवरत्न पाए जा रहे हैं, और जो भारत का इतिहास है उसमें कहेंगे कि नहीं भैया जो गुप्त शासक वाले हैं उनमें ये नवरत्न पाए जा रहे हैं। फिर एक और बात बाद में आ जाती है, बात बाद में ये आ जाती है कि नहीं यार ये दोनों में ही है, दोनों में संभव हो नहीं सकता है ना, दोनों में कैसे हो जाएंगे, 9 यहाँ भी होंगे 9 वहां भी होंगे, तो फिर ये समस्या है। तो इस संदेह में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, दोनों जगह पे याद कर लेना है। और परीक्षा में अगर देखा जाए तो जो एग्जामिनर हैं वो भी इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछा करते हैं जिसमें संदेह पैदा हो, क्योंकि फिर उसके बाद आप लोग रिट लगाओगे, आप लोग बताओगे यार पीएससी प्रश्न ही नहीं पूछ पा रही है अच्छे से, तो इससे अच्छा है कि वो लोग इस तरीके के प्रश्न ही नहीं पूछते। ठीक, चलिए, तो गर्दभिल्ल वंश, इसका एक नाम गंधर्व सेन भी है। दरअसल है क्या गर्दभिल्ल वंश? थोड़ा हम भारत को देखते हैं, ये हमारे भारत का मैप है ना, ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये यहां पर छत्तीसगढ़ निकल जाता है, और ये है उड़ीसा वाला क्षेत्र। ठीक है ना, इस उड़ीसा वाले क्षेत्र में ये जो गर्दभिल्ल वंश का जिसने स्थापना की है गर्दभिल्ल वंश की, एक शासक है जिसका नाम है गर्दभिल्ल। तो ये गर्दभिल्ल जो शासक है वो दरअसल इस क्षेत्र का है, यानी कि जो उड़ीसा है उड़ीसा के पश्चिम वाले क्षेत्र का है। तो ये इस ओर आने की कोशिश कर रहा है, और इस क्षेत्र में किसका शासन है? इस क्षेत्र में यदि हम शासन देखें तो सबसे पहले तो आप इस पूरे इतिहास में जिसको हम पढ़ रहे हैं गर्दभिल्ल वंश को, उसको समझ लें कि ये भारत के इतिहास में कौन से काल में है। ये पूरी की पूरी घटना मौर्य उत्तर काल की है। कब की है? मौर्य उत्तर काल। इसको आप लोग अच्छे से समझ लें तब और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। मौर्य उत्तर काल, मौर्य उत्तर काल। अब आप कहेंगे मौर्य उत्तर काल क्या है? मौर्यों के बाद का जो काल है उसको हम मौर्य उत्तर काल कहते हैं। तो जब ये मौर्योत्तर काल है तो इस समय हम ये भी देखते हैं कि भारत में बहुत सारी जगह से आक्रमण हो रहे हैं, जैसे चाहे इंडो यूनानी की बात कर लें, कुषाण भी आ रहे हैं, पर्थियन भी आ रहे हैं, विदेशी जो जातियां हैं वो भारत में प्रवेश कर रही हैं। कब? इस मौर्य उत्तर काल के दौरान। तो इस समय शक भी भारत में आ रहे हैं, तो ये वो समय है। तो छोटे छोटे से राजवंश हर कहीं पर हैं, और जब हम इनके समकालीन शासक देखेंगे बड़े बड़े शासकों में, तब हमको यहां पर तो दिखते हैं सातवाहन, ये वाला जो क्षेत्र है ये यहां दिखेंगे सातवाहन। थोड़ा और ऊपर हम पहुंच जाएंगे तो हमको यहां दिखेंगे शुंग वंश के, शुंग शासक। ठीक है ना, और इन्हीं के समय में इंडो यूनानी भी आ रहे हैं, इन्हीं के समय में शक भी आ रहे हैं। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कभी शुंगों से उनका युद्ध हो रहा है ना, कभी हम देखते हैं कि सातवाहनों का शकों से युद्ध हो रहा है। इसी बीच में गर्दभिल्ल शासन हो रहा है। ठीक है ना, गर्दभिल्ल का शासन है। अब जो गर्दभिल्ल है वो उड़ीसा वाले क्षेत्र में और यहां से इस क्षेत्र में आने का प्रयास करता है। ये क्षेत्र किसका है? ये क्षेत्र है कुछ गणों का। किन गणों का? उनका नाम है मालवगढ़, मालवगढ़ और योद्धेगण। अब ये कौन है? दरअसल जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है तो सिकंदर राजा पोरस को हरा देते हैं। मैंने क्या कहा कि ये मौर्य उत्तर काल की बात है। सिकंदर अब भारत से बाहर चले गए 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर वगैरह जब बाहर चले जाते हैं तो बाहर चले जाने के बाद में उन्होंने जब राजा पोरस को हराया तो कुछ गण जो हैं वहां से हटकर इस क्षेत्र में आ जाते हैं। जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र भारत का, ये वाला क्षेत्र, यहां से सरक कर ये लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो नीचे की तरफ राजस्थान से होते हुए ये लोग ये वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ जाता है मालवा, जिसे हम आज भी मालवा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मालवगण के लोग आ चुके थे। ठीक है ना, तो मालवगण के लोग, योद्धे गण के लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो जब गर्दभिल्ल यहां से आता है इस वाले क्षेत्र में, तो गर्दभिल्ल को आने के बाद में, गर्दभिल्ल अगर देखा जाए तो एक पराक्रमी शासक है ना। बिल्ल आप धनुष से ही समझ रहे हैं, उसके नाम से ही समझ पा रहे हैं कि धनुष बाण है ना, तो एक पराक्रमी शासक है। तो आ जाने के बाद में यहां पर वो मिलता है एक साधु से। अब इनकी हमें जानकारी कहां से मिलती है, ये तो मैंने आपको पूरा खाका बता दिया, इनकी जानकारी हमको कहां से मिलती है। अब एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, वो कहानी हमको कहां से मिली है, उस कहानी के बारे में पहले स्रोत को जान लेते हैं, वहां से फिर इस वंश को आगे चालू करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। अब गर्दभिल्ल ने क्या किया कि ये उड़ीसा वाले क्षेत्र से मध्य प्रदेश की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं। आ जाने के बाद में इनको यहाँ पर एक जैन साधु मिलते हैं जिनका नाम है कालका चक्र।
ये जो कहानी है हमको कहां से मिलती है? तो एक ग्रंथ है जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत में क्या क्या है? सबसे पहला है थेरावेली। थेरावेली ये है क्या? ये एक संस्कृत ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है मेरुतुंग के द्वारा। मेरुतुंग के द्वारा, ये मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है। थेरावेली एक संस्कृत ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा, संस्कृत ग्रंथ। इसमें कथा आती है, अभी मैं उस कथा को आपको सुनाऊंगा तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। एक तो हमको यहां से इनकी जानकारी मिल जाती है, दूसरी जो जानकारी हमको मिलती है वो मिलती है कालिदास के ग्रंथों से, क्योंकि कालिदास इन्हीं के दरबार में भी आने वाले हैं। कालिदास के ग्रंथों से, कालिदास के ग्रंथों से। कालिदास के ग्रंथों से। तीसरी जो हमको जानकारी मिलती है वो मिलती है पुराणों से। और चौथी जो हमको जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? ये स्रोत है दोस्तों, याद रखिएगा। मेंस में आपसे सीधा पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा कि भैया 3 स्रोत बताइए गर्दभिल्ल वंश की जानकारी के। तो ये स्रोत है, इनको लिख लीजिएगा। और चौथी जानकारी मिलती है कथा सरित सागर से। कथा सरित सागर से, कथा सरित सागर से। अब ये जो कथा सरित सागर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है सोमदेव के द्वारा। सोमदेव। पर ये लिखा कब गया है? ये लगभग में 10वीं से 11वीं शताब्दी सदी के मध्य लिखा गया है। तो अब ये जो हम पूरी घटना गर्दभिल्ल वंश बता रहे हैं ये तो अभी ईसा पूर्व की है। ईसा पूर्व की ये बात है ना, शुरुआत में जब ये गंधर्व सेन है। जब विक्रमादित्य आएंगे तब ईसा पूर्व ईसवी दोनों आ जाएगा। लेकिन ये तो है, तो सोमदेव ने फिर कथा सरित सागर में कैसे लिख दिया? तो याद रखिएगा, ये जो कथा सरित सागर है ये एक किताब पर बेस है। वो पुरानी किताब है। किसकी किताब है? वो किताब है, इसको अच्छे से लिख लेना दोस्तों, एक शासक हुए गुणाढ्य। गुणाढ्य जिन्होंने लिखी है बृहत कथा। बृहत कथा, ये जो इन्होंने बृहत कथा लिखी हुई है, इस बृहत कथा में का ही पूरा का पूरा सार या इसी के आधार पर कथा सरित सागर को लिखा गया है। और ये गुणाढ्य है कौन? ये सातवाहन शासक है। तो सातवाहन शासक किसके समय के हो गए? सातवाहन शासक हो गए वही गर्दभिल्ल वंश के समय के। हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि मैंने बताया कि ऊपर कौन है? शुंग शासक है। दक्षिण में कौन है? सातवाहन शासक है। बीच में कौन है? गर्दभिल्ल वंश है। और आसपास जो हम देख रहे हैं तो पश्चिमोत्तर भारत से, भारत में जो है वो आक्रमण हो रहे हैं, शक आ रहे हैं, इंडो यूनानी आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा गणित आपको समझ में आया कि कथा सरित सागर में सोमदेव ने कैसे लिख दिया होगा, है ना। तो वो गुणाढ्य की जो बृहत कथा है, ये बृहत कथा पैसाच शैली में लिखी हुई है। कैसी शैली में? पैसाच शैली। ये शैलियां क्या होती है कभी अपन चर्चा करेंगे, पैसाच शैली में। ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं वो विदर्भी शैली में लिखी हुई हैं। वो क्या है उस पर तो अपन चर्चा कर ही लेंगे। चलिए, तो गुणाढ्य की जो बृहत कथा है उसी के आधार पर कथा सरित सागर है। तो ये हमको जानकारी के स्रोत मिल गए, ठीक है ना। जानकारी के स्रोत आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और कालकाचार वाला जो थेरावेली ग्रंथ है इसमें कहानी क्या आती है। ये जो थेरावेली ग्रंथ है, थेरावेली ग्रंथ, इसमें कौन कौन है समझिए। एक है कालकाचार्य, इनकी एक बहन है जिसका नाम है सरस्वती। शासक जो गर्दभिल्ल है वो तो है ही साथ साथ में। कालकाचार्य दरअसल जैन साधु है। कालकाचार्य जैन साधु है। होता क्या है, कालकाचार्य की बहन है सरस्वती, और जो गर्दभिल्ल है ये उत्तर पश्चिम जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है वहां से भारत में अंदर की ओर मतलब माला वाले क्षेत्र में आने का प्रयास करता है। तो अब जैसे ही गर्दभिल्ल जो है वो जो उड़ीसा में रह रहे हैं, उड़ीसा से मालव वाला क्षेत्र जो मालवगढ़ का क्षेत्र है उस ओर आने का प्रयास करते हैं। आने के बाद में कालकाचार्य से उनकी मित्रता हो जाती है और सरस्वती जो इनकी बहन है वो इनको पसंद आने लगती हैं। अब चूंकि सरस्वती और गर्दभिल्ल के बीच में प्रेम बढ़ जाता है तो कालकाचार्य को ये जानकारी मिल जाती है। तो कालकाचार्य के पास में प्रस्ताव वगैरह रखते हैं तो कालकाचार्य उसके लिए मना कर देते हैं। तब गर्दभिल्ल वंश जो गर्दभिल्ल शासक हैं वो सरस्वती को
अपहरण अपहरण उनका अपहरण कर लेते हैं। और जब सरस्वती का अपहरण कर लिया जाता है तो भैया कालकाचार्य जो है वो अपमान में है। अब उन्हें अपने अपमान का बदला लेना है, तो इसी अपमान का बदला लेने के चक्कर में वो जाते हैं किनके पास में, शकों के पास में। क्यों जाते हैं? क्योंकि इनके पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि ये गर्दभिल्ल जो शासक है उनका सामना कर पाए। तब जब वो गर्दभिल्ल का जो सामना है वो नहीं कर पाते हैं, तब इसके बाद में वो शकों से मिलते हैं, क्योंकि उस समय शक काफी ज्यादा हावी हैं कुछ क्षेत्रों में। क्योंकि शकों की जो 5 शाखाएं आ रही हैं वहां से, उनमें से 4 भारत में आ रही हैं। उनमें से जो पश्चिम वाली शाखा है, जिसने बहुत समय तक गुजरात वाले क्षेत्र में शासन कर रखा है, उसी शाखा से मिलते हैं। और शाखा से मिल जाने के बाद में लगभग कहानी में आता है कि 95 शक शासकों की मदद से गर्दभिल्ल को हरा देते हैं। किसको हरा देते हैं? गर्दभिल्ल को हरा देते हैं। अब जब ये गर्दभिल्ल हार जाते हैं, तो हार जाने के बाद में तो भैया अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गर्दभिल्ल हार गए, तो उस जगह पर जो शासन वगैरह था वो किसका हो गया? शकों का हो गया। और शकों का शासन हो जाने के बाद में फिर इन्हीं गर्दभिल्ल के एक पुत्र होंगे जिनका नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य। और ये जो विक्रमादित्य हैं, ये विक्रमादित्य फिर क्या करेंगे? ये विक्रमादित्य इन्हीं शकों को बाद में भारत से बाहर खदेड़ेंगे और एक उपाधि धारण करेंगे जिसको कहा जाएगा क्या? शाकारी। शाकारी। किसकी उपाधि धारण की है? शाकारी की। यानी शकों के अरी, शक प्लस अरी, अरी का मतलब होता है दुश्मन, शकों के जो दुश्मन है, शाकारी की उपाधि धारण की। साथ ही साथ ये जो विक्रमादित्य का नाम था, ये भी एक उपाधि बन जाती है। इस प्रकार से भारत से शकों को खदेड़ दिया जाता है। उस शक शासक का नाम है रुद्रसेन तृतीय। क्या नाम है? रुद्रसेन तृतीय। रुद्रसेन तृतीय। इन शकों को भारत मध्य जो भारत वाला क्षेत्र है वहां से जब ये बाहर कर देते हैं, इसके बाद में शाकारी की उपाधि धारण करते हैं। और इसी समय एक संवत भी चलता है जिसको कहा जाता है विक्रम संवत। विक्रम संवत। क्या कहा जाता है? विक्रम संवत। इस प्रकार की कहानी आती है। और जब ये जो कालकाचार्य हैं ये देख लेते हैं कि भैया विक्रमादित्य आ चुके हैं, इसके बाद में कालकाचार्य अपनी बहन को लेके कहां चला जाता है? ये फिर सातवाहनों के शासनकाल में चला जाता है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी हमको देखने को मिलती है कहां पर? थेरावेली ग्रंथ में। क्लियर? इसके अलावा जो पुराण है उसमें भी 7 प्रकार के गर्दभिल शासकों के बारे में जो चर्चा है वो की गई है। ठीक है ना? अब हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें शासक थे। ये कहानी आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से ये आप समझोगे कि विक्रमादित्य कैसे आ गए, फिर दूसरे कैसे आ गए, है ना? तो आप समझोगे। अभी गर्दभिल्ल और विक्रमादित्य, इन दोनों के बीच में एक शासक और है जिनका नाम है भृतहरि, जिन्हें आप मध्य प्रदेश में कवि के नाम से भी जानते हो। जब आप कवियों के बारे में पढ़ते हो तो भृतहरि के बारे में जरूर पढ़ते हो, जिन्होंने श्रृंगार शतक, है ना, वैराण्य शतक और नीति शतक जैसे महत्वपूर्ण शतकों की रचना की है, जिन्हें त्रयी शतक कहा जाता है। तो वो इन दोनों के बीच में है। वो कैसे आएंगे? अब अपन इनको सिस्टमेटिक ढंग से समझते हैं। ये कहानी समझ लेना पहले बहुत ज्यादा जरूरी थी। इस कहानी से हम ये भी समझ पाए कि भैया ये वंश इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें विक्रमादित्य जैसा व्यक्ति है। और इन्हीं विक्रमादित्य के आधार पर भारत के इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं। यानी जो भी महान काम करते थे वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेते थे। विक्रम का मतलब होता है पराक्रम, आदित्य का मतलब होता है सूर्य। सूर्य के समान जिसके पास में पराक्रम है वही विक्रमादित्य है। ठीक? तो इस प्रकार 14 हुए। अंतिम जो विक्रमादित्य हैं 14वें, वो हैं हेमू। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है उसमें हेमू समाप्त हो जाते हैं, जिनको हेमचंद्र विक्रमादित्य कहा जाता है। और पहले विक्रमादित्य थे ये। महान जो विक्रमादित्य हैं वो कौन थे? तो वो थे गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। उनको विक्रमादित्य द्वितीय भी कहा जाता है। उनके बारे में भी पूरी की पूरी यही कहानी है। जब आप भारतीय इतिहास को पढ़ोगे, जो मैंने बताया, रुद्रसेन तृतीय को हरा दिया, है ना, और शाकारी की उन्होंने भी उपाधि धारण की है। बस वो विक्रमादित्य द्वितीय हो जाते हैं, ये विक्रमादित्य प्रथम। मध्य प्रदेश का इतिहास अपने में इनको बताता है, भारत का इतिहास उनको अपने में बताता है। ठीक है? चलिए हम देखते हैं अब कौन कौन से वंश में शासक थे। इस वंश में यदि शासकों की हम बात करें तो सबसे नंबर 1 पर आते हैं गर्दभिल्ल, है ना। इनका नाम गंधर्व सेन भी आता है, गंधर्व सेन। फिर इनके बाद में जो शासक होते हैं वो हैं भरथरी। ऐसा नाम भी आता है भृतहरि।
ठीक है, भर्तहरि या भृतहरि। इसके बाद में आते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, फिर आ जाते हैं विक्रम चरित्र। कौन आ जाते हैं? विक्रम चरित्र। विक्रम चरित्र, विक्रम चरित्र के बाद फिर कौन आ जाते हैं? फिर इसके बाद में आ जाते हैं भाइल, भाइल। फिर इसके बाद में आ जाते हैं नाइल। फिर इसके बाद में जो अंतिम यहाँ के शासक हैं वो है नाहद्र। कौन है? नाहद्र, नाहद्र। इस प्रकार से इतने शासक इस वंश में हैं। एक ये हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं, पांचवें हैं, छठवें हैं और सातवें हैं। 7 इस प्रकार से शासक हमने देख लिए। यही शासक हैं, इन्हीं के बारे में आपके अगर मेंस में अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इनसे संबंधित बन जाएंगे कि भर्तहरि कौन थे, विक्रमादित्य के बारे में लिखिए, तो इन पे तो 7 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 10 नंबर का ही बन सकता है। और विक्रम चरित्र, फिर भाइल, नाइल, नाहद्र, ये इस प्रकार के शासक इसमें रहे। गर्दभिल्ल और गंधर्व वंश, गंधर्वसेन इनका नाम था, है ना। इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि भी धारण की है। गर्दभिल्ल ने, यहां पर लिख लें, महेंद्रादित्य की, महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य की उपाधि भी धारण की है। ठीक है ना। हम भर्तहरि से अब पढ़ते हैं, क्योंकि गर्दभिल्ल जो थे, अच्छा गर्दभिल्ल की काफी सारी रानियां थी, है ना, तो उन रानियों से अलग अलग पुत्र जो हैं वो पैदा हुए हैं। अब हम उन पुत्रों को देख लेते हैं कि कौन कौन से पुत्र कहां पर कैसे क्या क्या हैं। तो देखिए, गर्दभिल्ल वंश में जो इनकी रानी थी वो कौन कौन सी हैं। इनकी एक रानी थी जिनका नाम था भील रानी, भील रानी। गंधर्वसेन की पत्नियां या की रानियां। देखिए, भील रानी, भील रानी से कौन हो रहा है? भील रानी से एक पुत्र हो रहे हैं उनके, जिनका नाम है धनवंतरी, धनवंतरी, धनवंतरी। अब देखते देखते जाइएगा, यही आगे चलकर नवरत्न बन जाएंगे। भील रानी से हो रहे हैं धनवंतरी। ठीक, एक है वैश्य रानी, वैश्य रानी। वैश्य रानी का मतलब है जो व्यापारी रानी थी, मतलब जो 4 वर्ण हैं उनमें से जैसे जो वैश्य रानी है, तो इनसे हो रहे हैं शंकु। कौन हो रहे हैं? शंकु। इनसे हो रहे हैं शंकु, जो प्रसिद्ध देखा जाए तो नीति शास्त्र हैं, है ना। धनवंतरी आयुर्वेदाचार्य हैं। और कौन है भैया? वैश्य रानी के बाद में आते हैं एक ब्राह्मण रानी, ब्राह्मण रानी। इनसे कौन हो रहे हैं? तो इनसे हो रहे हैं वर रुचि। कौन हो रहे हैं? वर रुचि, वर रुचि। एक है शूद्र रानी, है ना, शूद्र रानी। इनसे कौन हो रहा है? शूद्र रानी। जो शूद्र रानी है, इनसे हो रहे हैं बेताल भट्ट, बेताल भट्ट। शूद्र रानी से कौन हो रहा है? बेताल भट्ट हो रहे हैं भैया। अब है एक इनके यहां पे शतधारा रानी, शतधारा रानी। ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। शतधारा रानी से कौन हो रहे हैं? तो शतधारा रानी से हो रहे हैं 12 मिहिर, 12 मिहिर। ये कौन थे? ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, 12 मिहिर। फिर और कौन है भैया? एक थी क्या? क्षत्रिय रानी, क्षत्रिय रानी। इनसे कौन हो रहा है? क्षत्रिय रानी से क्रमशः हो रहे हैं भृतहरि, भृतहरि। फिर है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। भृतहरि हो गए, विक्रमादित्य हो गए। एक और है जिनका नाम है शंख। क्या नाम है? शंख। याद रखिएगा, ये शंकु हैं, ये शंख हैं, ठीक है ना, ये इनके पुत्र हैं। शंख 9 रत्नों में नहीं गिने जाते। शंख के बाद एक और हैं जिनका नाम क्या है? इनका नाम है मणिबंधी, मणिबंधी। ये कौन है? ये जो मणिबंधी हैं दोस्तों, ये इनकी बहन है। कौन है? बहन है। यही आगे चलकर 9 रत्नों के रूप में विख्यात हो जाते हैं, जहां पर 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, जैसे कालिदास हो गए और अमर सिंह हो गए, है ना। बाकी के बाकी यहाँ पूरे के पूरे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। भृतहरि 9 रत्नों में नहीं आते हैं। जब हम इनका संस्कृति परिदृश्य पढ़ेंगे, संस्कृति वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वो पार्ट 2 में है, तब हम पूरे 9 रत्नों के बारे में देखेंगे कि किनने क्या रचनाएं की हैं और कौन किस लिए प्रसिद्ध हैं। खास तौर पर कालिदास तो सबसे ज्यादा महान है, भारत के शेक्सपियर कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना।
अभी के लिए आप लोग उसको इतना समझें कि भैया उनकी पत्नी से कौन कौन हो रहा है, ताकि जब अपन वहां पर आए तो आप उनको कनेक्ट कर पाए। तो ये गंधर्व सेन की रानियां हो गई, ठीक है ना। अब इनका थोड़ा हम स्थान और देख लेते हैं, स्थान से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। इन शासकों को तो आप लोगों ने देख ही लिया। अब इन शासकों में महत्वपूर्ण कौन कौन है दोस्तों, याद रखिएगा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये जो शासक है ना, इनके बाद में इनका जो इतिहास है वो गुम हो जाता है। फिर इनके बाद में इनके इतिहास का कोई भी जिक्र हमको नहीं मिलता। हमको लेकिन ये याद रखना है कि कितने शासक थे, किसके बाद किनका कैसा क्या नंबर था, ठीक है ना। चलिए, तो हमने इतना देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि ये जो गर्दबिल्ल वंश है, इनका जो मूल स्थान है इस समय पर ये कहां पर है। इसको आप ना यहां पर लिख लें। इनका जो मूल स्थान है दोस्तों, मूल स्थान वो है, मूल स्थान देवास जिला का एक है सोनकच्छ तहसील। यहां पर भी एक कथा आती है, मैं उस कथा पे नहीं जाऊंगा, पर देवास जिले की सोनकच्छ तहसील, सोनकच्छ तहसील, देवास जिले की सोनकच्छ तहसील में एक जगह है जिसका अभी भी नाम गंधर्वपुरी है। ये इनका मूल स्थान था, गंधर्वपुरी। और क्या खास बात है यहाँ की? खास बात यह है कि 1966 में सरकार ने यहाँ पर 1966 में एक संग्रहालय बनवा दिया है ना। 1966 में सरकार के द्वारा यहाँ एक संग्रहालय की स्थापना करवाई गई है। और क्या खास बात है? संग्रहालय की स्थापना करवाई गई। या क्यों करवाई है संग्रहालय की स्थापना? यहाँ पर 300 मूर्तियां हैं जो इस वंश की पूरी कहीं ना कहीं झलक हमको देखने को देती हैं। तो 300 मूर्तियां हैं, 300 मूर्तियां हैं लगभग में। और ये जो मूर्तियां हैं ये किससे संबंधित हैं? ये जैन से भी संबंधित हैं, बौद्ध से भी संबंधित हैं, और हिंदुओं से संबंधित तो हैं ही, ठीक है ना। जैनों से संबंधित भी हैं, बौद्ध से संबंधित भी हैं, और हिंदुओं से संबंधित भी हैं। हमने इतना कुछ समझा इसमें, इस वंश के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि गर्दबिल्ल वंश को हमने देख लिया अच्छे से, हमने इनके शासकों को भी देखा, जिसमें से गर्दबिल्ल की हमने पूरी जानकारी देख ली। अब हुआ क्या कि भैया गर्दबिल्ल को तो हरा दिया था शकों ने, तो भैया जो कालकाचार्य थे रहने लगे थे। अब कालकाचार्य रह लेने के बाद में फिर होता क्या है कि उनको विक्रमादित्य हराएंगे। तो इसके बीच में एक शासन और करते हैं जिनका नाम है भरथरी। ये कुछ समय के लिए आए हैं, अब इनके बारे में आते हैं। इनका आप लोगों ने काफी नाम सुन रखा है, और इनसे संबंधित 2 या 3 प्रकार के प्रश्न मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो क्या नाम है इनका? भरथरी या भरथरी, भरथरी। इनका जो जन्म है वो कहां पर हो रहा है? इनका जन्म हो रहा है उज्जैन, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। इनका जो जन्म हो रहा है वो कहां है? उज्जैन में हो रहा है। ये अगर देखा जाए तो एक कवि भी हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीति परक शासक हैं, काफी अच्छे शासक हैं। विस्तारवादी शासक तो नहीं कह सकते इनको, लेकिन नीति परक हैं, नीति से चलने वाले व्यक्ति हैं ना। इनकी पत्नी का जो नाम है, पत्नी, उनका नाम है पिंगला। क्या नाम है? पिंगला। इन पर एक कहानी जरूर आती है दोस्तों, पिंगला। अभी अपन देखेंगे पिंगला। दरअसल हुआ क्या भृतहरि के जीवन में, भृतहरि बड़ा प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, पिंगला से। और पिंगला जो है वो अपने सैनिक से प्रेम करती थी, यानी कि एक तरीके से चरित्र से हीन महिला थी ये पिंगला। और भृतहरि बहुत अच्छे शासक थे। तो भृतहरि एक बार अपने ऋषि के पास गए, और ऋषि के पास उनकी तपस्या वगैरह करते रहते थे। तो ऋषि ने इनको एक फल दिया खाने के लिए। उन्होंने कहा कि भृतहरि तुम बहुत दिल से अच्छे इंसान हो, लो इस फल को खा लो, इस फल को खा लोगे तो हमेशा जवान रहोगे। तो भृतहरि तो सबसे ज्यादा प्रेम पिंगला से कर रहे हैं, अपनी पत्नी से कर रहे हैं। ये भृतहरि हैं कौन? गर्दभिल्ल जो है गंधर्वसेन उनके पुत्र हैं। उन्हीं के पुत्र विक्रमादित्य भी हैं। विक्रमादित्य उनके दूसरे पुत्र हैं ना, भृतहरि से छोटे हैं। लेकिन अब जो भृतहरि हैं, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो फल है वो पिंगला को दे दिया।
कि पिंगला से कहा कि उसने मन में सोचा उन्होंने कि मैं जवान रह के क्या करूंगा, मेरी जो बीवी है ये जवान रहे, मेरी जो वाइफ है ये जवान रहे, पिंगला को दे दिया। पिंगला का प्रेम किससे था भैया? इनका पिंगला का प्रेम था भैया सैनिक से। इन्होंने, पिंगला ने सोचा मैं खाकर क्या करूंगी, मैं सैनिक को दे देती हूँ। इन्होंने सैनिक को दे दिया। सैनिक एक कदम और आगे, है ना। तो सैनिक का जो प्रेम है वो किसके संग में था? वो था एक वेश्या से, जिसको उस समय पर कहा जाता था नगर वधु। तो इनका सैनिक का प्रेम वेश्या से था। इनने सोचा सैनिक ने कि यार मैं इसको खा के क्या करूंगा, वेश्या को दे देता हूं। यानी सबका किसी ना किसी से मतलब निकल रहा है। सैनिक ने बोला कि वेश्या को दे देता हूं, मैं इसको खा के क्या करूंगा, मरना तो मेरे लिए है ही, मेरे लिए तो सब कुछ यही है। फिर वेश्या ने मन में सोचा कि यार मैं इसको खाकर क्या करूंगी, क्योंकि मेरा जीवन तो वैसे भी व्यर्थ है, लोग मुझे वैसे भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्यों ना इस फल को राजा को दे दिया जाए, क्योंकि राजा इतने नीतिवान है, राजा हमेशा जवान रहेंगे और हष्टपुष्ट रहेंगे तो जनता का ख्याल भी रखेंगे। तो फिर वेश्या ने यही फल जाकर भृतहरि को दे दिया। किसको दे दिया? भृतहरि को दे दिया। अब जब भृतहरि के पास में ये फल आया तो भृतहरि ने मन में सोचा कि यार मैंने तो इसे अपनी पत्नी को दिया था, यार ये मेरे पास कैसे आ गया। फिर उन्होंने देखा कि यार ये जो पीछे का बैकग्राउंड है इसमें क्या चल रहा है। फिर जब इनको पता पड़ा कि यार ये जो पत्नी है ये चरित्र से बेकार है और इसका जो चक्कर था वो सैनिक से चल रहा था, तो यही सब जब इनके जीवन में आ जाता है तो फिर ये वैराग्य को धारण कर लेते हैं। वैराग्य का मतलब हो जाता है वीतराग, मतलब कि अब चीजों से ज्यादा मोह माया नहीं रहा। क्योंकि वैराग्य की दोस्तों कहानी ही ऐसी है, ये जीवन में तभी उतरता है जब आपके लिए धोखा वहां से मिल जाए जहां आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो। या तो आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति समाप्त हो जाता है, तब जब आप जाते हैं तब आपको वैराग्य उत्पन्न होता है, या फिर कोई बहुत प्रिय आपको धोखा दे जाए तब आपको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है ना। इसी तरीके से इनके साथ में हो रहा है। पिंगला से बहुत प्रेम था, पिंगला निकल गई बेवफा, अब भैया इनको हो गया क्या, जो भृतहरि थे, वैराग्य उत्पन्न। फिर इसी चक्कर में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो शतक हैं, जो 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 कृतियां हैं वो लिखी हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं उसको हम देखते हैं। कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। इस कहानी से आप लोगों को वो चीजें भी अच्छे से याद हो जाएंगी, है ना, जो मैं आपको याद कराना चाह रहा हूं। ये कहानी आती है। अब इनकी जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं ना। रचनाएं, इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। इनकी जो रचनाएं हैं वो है, सबसे पहला है श्रृंगार शतक। ये कब लिखा उन्होंने? श्रृंगार शतक ये उन्होंने तब लिखा जब ये पिंगला के प्रेम में थे। किस में थे? प्रेम में थे, क्योंकि श्रृंगार आप जानते हैं ये तो प्रेम से संबंधित है। और फिर इन्होंने लिखा नीति शतक। नीति शतक, नीति शतक ये कब लिखा उन्होंने? इन्होंने ये तब लिखा जब ये राजा थे, और जब पिंगला से इन्हें मिल गया धोखा तब इन्होंने क्या लिखा? तो इन्होंने लिखा वैराग्य शतक। वैराग्य शतक, इन तीनों को ही शतक त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शतक त्रयी इन तीनों को कहा जाता है। पर शतक क्यों कहा जाता है? प्रत्येक में 100-100 श्लोक हैं। क्या है? प्रत्येक में 100-100 श्लोक हैं, इसीलिए इसको शतक त्रयी कहा जाता है। तो एक हो गया श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, इन्होंने 3 शतक लिखे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये जो संप्रदाय है, इनका जो संप्रदाय था, संप्रदाय, इनका जो मुख्य संप्रदाय है वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? तो ये जो जुड़े हुए हैं उस संप्रदाय का नाम था नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय। ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, प्री की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। मध्य प्रदेश के राजवंश उन्होंने बोल दिया है तो वो 101% पूछेंगे आपसे। संप्रदाय हो गया नाथ संप्रदाय। इनके जो गुरु हैं वो कौन है? इनके जो दोस्तों गुरु हैं वो है बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ, गोरखनाथ। ठीक है, इनके गुरु कौन हो गए? बाबा गोरखनाथ हो गए। इसके बाद यदि देखा जाए तो इन्हीं के सम्मान में उज्जैन में एक भजन शैली चलती है जिसे निर्गुड़िया भजन शैली कहते हैं, वो इन्हीं के उसमें गाई जाती है ना। तो निर्गुड़िया भजन शैली, निर्गुड़िया भजन शैली वो इन्हीं के सम्मान में गाई जाती है, निर्गुड़िया भजन शैली। एक बात को और याद रखिएगा कि भृतहरि का जो जन्म स्थल है ये तो उज्जैन हो गया, ठीक है ना। इनमें 2 स्थल और आते हैं। एक है इनकी साधना स्थली, साधना स्थली, साधना स्थली। ये क्या है भैया? ये है चुनार।
इतिहास में जब आप पढ़ते हो तो चुनार के किले को बार बार पढ़ते हो ना, ये वही चुनार है। तो साधना स्थली क्या है? चुनार। और इनकी मृत्यु स्थली कौन सी है, या समाधि स्थली? समाधि स्थली, समाधि स्थली ये क्या है? ये है सरिस्का राजस्थान। सरिस्का राजस्थान अलवर के पास में है। सरिस्का राजस्थान, सरिस्का राजस्थान कहां पर है? अलवर के पास, ठीक है ना, अलवर राजस्थान के पास में। तो हमने भृतहरि के बारे में पूरी जानकारी जितनी थी देख ली। अब यहां से एक भी क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं बाहर नहीं जाएगा। 7 नंबर में भी यदि भृतहरि आ गए तो आप कर दोगे, 10 नंबर में ये नहीं आएंगे, 10 नंबर में यदि कोई आएगा तो विक्रमादित्य आएंगे। अब हम चर्चा करते हैं विक्रमादित्य की, कि विक्रमादित्य जी कैसे थे, क्या इनका राज्य था, कैसा क्या, पूरी चर्चा हम करते हैं। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य कितने लोगों ने अपने आप को कहा है? 14 लोगों ने कहा है। कभी मैं 14 लोगों को लेके आऊंगा आपके सामने। अभी तो फिलहाल आप इन विक्रमादित्य के बारे में पढ़ें। ये जो विक्रमादित्य हैं, ये पहले विक्रमादित्य हैं, पहले विक्रमादित्य। भारतीय इतिहास में पहले विक्रमादित्य हैं। दूसरी बात, इनका एक और नाम मिलता है महेंद्र। इनकी जो उपाधियां हैं, मतलब इन्होंने क्या क्या दान की हैं, तो इनको महेंद्र भी कहा जाता है, महेंद्र। इनको एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको कहते हैं मालवेंद्र। मालवेंद्र, मालवेंद्र। मालवेंद्र क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जो मालव और योद्धे जो गण थे, उन गणों को ये अभी पराजित करेंगे, उनको पराजित करेंगे, उनके साथ में मिलेंगे और फिर शकों को पराजित करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए विक्रमादित्य को मालवेंद्र भी कहा जाता है, महेंद्र भी कहा जाता है, और विक्रमादित्य तो इनका नाम था ही, ठीक है ना। अब विक्रमादित्य के यदि हम जन्म की बात करें तो इनका भी जन्म जो है वो उज्जैन में ही हो रहा है ना। जन्म इनका कहाँ हो रहा है? उज्जैन में ही हो रहा है। एक विशेष बात याद रखिएगा, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक ग्रंथ, उसका नाम आप लोग जरूर याद रखें। इनका जो ग्रंथ है वो है नीति प्रदीप। क्या है? नीति प्रदीप, नीति प्रदीप। इनका जो ग्रंथ है वो क्या है? नीति प्रदीप, ठीक है ना। इनका जो जन्म हो रहा है वो कहाँ है? उज्जैन में हो रहा है। ये तो पहली बात हो गई। इसके बाद में इन्होंने शकों को पराजित किया। यदि हम इनकी विजयों की बात करें दोस्तों, विजय, तो इनकी जो विजय हुई है वो कहां कहां हुई है? इन्होंने सबसे पहले तो मालव और योद्धे गणों को पराजित किया। गणों को अपन ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? गणों को अपन ने कहां पढ़ा था? अवधारणा और विचार, जो संकल्पना और विचार एमपीपीएससी ने नया टॉपिक जोड़ा हुआ है, उसमें गण दिए थे, उसी में मालव और योद्धे गणों की अपन ने चर्चा की थी, वही है। तो उनको इन्होंने परास्त किया। बस ये है कि उसमें हम किन गणों पर ज्यादा फोकस करते हैं? जो गंगा घाटी वाले हैं। ये मालव और योद्धे जो गण हैं, ये सिकंदर के समय में कहाँ है? उत्तर पश्चिम भारत में। पर कुछ समय के बाद जब वहां पर आक्रमण होते हैं तो ये भी भारत में आ जाते हैं। कहाँ पर? मालवा वाले क्षेत्र में। इन्हीं के नाम पर मालवा का नाम ही मालवा क्षेत्र पड़ गया। तो मालव और योद्धे गणों को पराजित किया, एक तो ये बात हो गई। फिर और किसको हराया? फिर उन्होंने शकों को हराया, शकों को पराजित किया और शाकाहारी की उपाधि धारण की। शाकाहारी की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। अरी का मतलब होता है दोस्तों शत्रु। किसी के भी नाम के पीछे अरी लग जाता है तो वो उसका शत्रु हो जाता है। आपने नाम सुना है त्रिपुरारी? हम किसको बोलते हैं? त्रिपुरारी हम बोलते हैं शंकर भगवान को बोलते हैं ना। दरअसल वो त्रिपुरा के दुश्मन है, इसलिए उनको त्रिपुरारी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, शकों को पराजित किया, शाकाहारी की उपाधि धारण कर ली। अब शाकाहारी की उपाधि धारण कर लेने के बाद में और इनके द्वारा क्या किया गया है? सबसे महत्वपूर्ण, भारत में एक नया संवत चालू किया 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा 58 ईसा पूर्व, सब गलत है। 57 ईसा पूर्व ही इसका सही आंसर है, याद रखिएगा।
57 ईसा पूर्व में इन्होंने एक संवत चालू किया, संवत चालू किया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम जानते हैं हिंदू नववर्ष के बाद, मतलब हिंदू संवत भी इसको कहा जाता है। इसको क्या क्या कहा जाता है, हिंदू संवत, इसको हम हिंदू संवत भी कहते हैं, हिंदू संवत, ठीक है, इसको हम हिंदू संवत भी कहते हैं। और जब इसकी डेट आती है तो हम उसको हिंदू नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं। अभी पिछले ही महीने आप देखेंगे तो 9 अप्रैल को हिंदू नववर्ष नया वाला आया हुआ है। तो अभी इस समय 2024 में यदि आपसे कोई पूछ ले कि हमारे यहाँ कौन सा विक्रम संवत चल रहा है तो आप क्या बताओगे, तब आप बताओगे कि दांत दिखा दोगे, पता नहीं है क्या है। देखिए 57 ईसा पूर्व संवत है, इस समय पर किसने चालू किया है, विक्रमादित्य ने, राजा विक्रमादित्य ने चालू किया है। तो हमें करना क्या है, अभी इस समय क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो 57 को 2024 में जोड़ दो। क्यों, क्योंकि ये ईसा पूर्व की बात है, ईसा मसीह के जन्म से पुरानी बात है। तो यदि हमें इसके हिसाब से बताना है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, देखिए इसको भी समझ लें आप लोग। 57 ईसा पूर्व संवत की बात चल रही है, इसको हिंदू संवत कहते हैं। इसको और क्या क्या कहते हैं ये सुन ले पहले। विक्रम संवत, इसको कहेंगे मालव संवत, इसको कहा जाएगा कृत संवत, कृत संवत, ठीक है। 4 नाम हो गए, हिंदू संवत, विक्रम संवत, मालव संवत, कृत संवत, ठीक है। मालव संवत इसलिए क्योंकि मालवेंद्र की स्वयं उन्होंने उपाधि धारण की है, मालव गणों को हरा दिया है, इस वजह से। अब 57 ईसा पूर्व है, सवाल ये है कि आज इस समय 2024 में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है। इस 57 को 2024 में आप जोड़ दोगे तो विक्रम संवत निकल आएगा। आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2081, 2081, ये हमारा क्या चल रहा है, विक्रम संवत, ठीक है ना। पर भारत सरकार विक्रम संवत को नहीं मानती, भारत सरकार जो मानती है वो शक संवत को मानती है। किसको मानती है, शक संवत को मानती है। हालांकि हम अपना त्योहार जो है वो नववर्ष इसी के माध्यम से मनाते हैं, पर भारत सरकार शक संवत को मानती है। अब शक संवत क्या है, ये कनिष्क के द्वारा चलाया गया है, इसको भी लिख लें दोस्तों। कनिष्क के द्वारा ये संवत चलाया गया है। कब चलाया गया है, 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। इन दोनों बातों को ध्यान रखना कि ये 57 ईसा पूर्व है, जीसस के जन्म से पहले, ये जीसस के जन्म के बाद 78 ईस्वी। तो जब ये 78 ईस्वी है तो प्रश्न यदि पूछ लिया जाएगा कि भैया अभी इस समय पर शक जो संवत है वो कौन सा चल रहा है, तब आप क्या करोगे, तब आपको ये जो 78 है ये 2024 में से अभी जो चल रहा है 2024 घटा देने पड़ेंगे। तो आप 2024 में यदि आप 78 को घटा दोगे तो इस समय आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1944। तो अब इस समय पर कौन सा चल रहा है, 1944 चल रहा है, क्या, शक संवत, ठीक है। कितने संवत देख लिया अपन ने, एक देख लिया विक्रम संवत, एक हमने देख लिया ये शक संवत, शक संवत, 2 ही थे, एक और संवत है उसको भी सुन लो, एक है गुप्त संवत, ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया है 319 में, 319 में गुप्त संवत, गुप्त संवत, ठीक है ना। ये किसके द्वारा चलाया गया है, ये चलाया गया है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और आप हम सब लोग जो घर में अपने कैलेंडर का जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा कैलेंडर होता है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। और उसी कैलेंडर में विक्रम संवत और शक संवत दोनों लिखे होते हैं। अब तो आप लोग समझ गए हो, तो आप लोग तुरंत निकाल दोगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब तो आप समझ ही गए शक संवत विक्रम संवत क्या है, तुरंत निकाल दोगे, है ना, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे चले। तो हमने विक्रमादित्य को देख लिया कि भैया इन्होंने 57 ईसा पूर्व में ये एक संवत चलाया। और क्या है भैया, विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते हैं। विक्रमादित्य के दरबार में, विक्रमादित्य के दरबार में प्रसिद्ध 9 रत्न रहा करते थे, रहा करते थे। कौन से थे 9 रत्न, चलिए भैया देख लेते हैं। पहले हैं कालिदास, कौन है, कालिदास, भारत के शेक्सपियर। दूसरे हैं अमर सिंह, कौन है, अमर सिंह, दूसरे का नाम क्या है, अमर सिंह। तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे है वररुचि, वररुचि, ठीक है, तीसरे नंबर पे है वररुचि। चौथे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पे है घटकरपर, घटकरपर,
जिन्होंने घटकरपर काव्यम नाम का एक महत्वपूर्ण जो है वो शास्त्र लिखा हुआ है, घटकरपर। 5वें नंबर पर कौन है? 5वें नंबर पर है धनवंतरी। 6वें नंबर पर कौन है? 6वें नंबर पर है छपड़क, बौद्ध सन्यासी छपड़क। 7वें नंबर पर कौन है? 7वें नंबर पर देखा जाए तो है बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, बेताल भट्ट। 8वें नंबर पर कौन है? 8वें नंबर पर यदि देखा जाए तो बारह मिहिर, बारह मिहिर, बारह मिहिर, ठीक है ना। 9वें नंबर पर कौन है? ये तो 12 मिहिर हो गए। 9वें नंबर पे कौन है? 9वें नंबर पे है शंकु, शंकु, ठीक है ना। एक शंख है जो इनके भैया थे वो अलग है, लेकिन एक शंकु है जो इन्हीं के कौन है मतलब इन्हीं की पिताजी की दूसरी पत्नी के बेटे हैं। इस प्रकार से 9 के 9 रत्न इनके यहाँ रहा करते थे। अब इन 9 रत्नों ने क्या किया है इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे दोस्तों। अभी विक्रमादित्य के बारे में और देख लेते हैं, ठीक है ना। विक्रमादित्य के बारे में यदि हम और देख लें तो इनके थोड़े शासन की हम बात करें कि शासन कहां से कहां तक इनका था, तो कहा जाता है कि यदि यहां से ऐसे अपन बना लें तो यूरेशिया से लेकर, यूरेशिया यानी यूरेशिया का मतलब है एशिया और यूरोप वाला थोड़ा क्षेत्र, यहां यूरेशिया, यहां पर अरब, यहां पर यदि देखा जाए तो इंडोनेशिया और यहां पर श्रीलंका, यहां पर श्रीलंका, इतना इनका पूरा का पूरा शासन था। इनकी एक किताब अरब से भी मिली है ना। इनका एक ग्रंथ है, वहां एक ग्रंथ अरब का है जहां पर इनके बारे में जानकारी दी गई है। अब इनका जो शासन है ना उसका थोड़ा टाइम पीरियड जरूर देख लें दोस्तों। उस टाइम पीरियड को मैंने यहाँ लिखवाया नहीं है। उसका जो टाइम पीरियड है विक्रमादित्य का, वो टाइम पीरियड इस तरीके से है कि लगभग में यदि देखें तो 57 ईसा पूर्व से लेके 19वीं ईस्वी तक, ठीक है ना। 19वीं ईस्वी तक लगभग इन्होंने 60 वर्षों तक शासन किया है, 60 वर्षों तक शासन किया है, 60 वर्षों तक शासन किया है ना विक्रमादित्य ने। भृतहरि के बारे में क्या था? अच्छा, भृतहरि जब यहाँ थे तो ये सब जो पूरी घटना हो गई तो उनके मन में जब बैराग आ गया तो उन्होंने अपने छोटे भाई को राजपाट दे दिया। उन्होंने कहा कि भैया अब आप ही रखो, हम ये सब नहीं कर पाएंगे, और वो अपना बैराग में हो जाते हैं, अपना समाधिस्थ हो जाते हैं, ठीक है ना। भृतहरि ने जानबूझ के विक्रमादित्य को अपना शासन दे दिया था। अब विक्रमादित्य के बारे में हमने देख लिया कि भैया अरब हो गया, यूरेशिया हो गया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इनका व्यापार भी बहुत ज्यादा होता था, यानी इनका व्यापार भी काफी जगह से होता था, काफी जगह से होता था। अब व्यापार में देख लीजिए भैया, प्रमुख जो बंदरगाह थे वो कौन कौन से थे? प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह यानी कि आर्थिक स्थिति इनकी काफी अच्छी थी। मौर्योत्तर काल की आर्थिक स्थिति वैसे भी अच्छी है, याद रखिए। यदि किसी शासक की बात आ रही है और वो शासक मौर्योत्तर काल से संबंधित है तो आप याद रखिएगा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, क्योंकि सर्वाधिक जो व्यापार है प्राचीन भारत में वो मौर्योत्तर काल में ही हो रहा है। स्थिति गिरना चालू होती है गुप्त काल से, फिर गुप्त काल में तो ठीक ठाक रहा है, फिर गुप्त काल के बाद में धीरे धीरे हर्षवर्धन के काल तक आते आते बहुत ज्यादा स्थिति गिर जाती है, राजपूतों के काल में तो पूरी ही गिर जाती है व्यापार की दृष्टि से, है ना। तो प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? भेरी कच्छ, ताम्रलिप्ति बंगाल वाला, और भड़ौच गुजरात वाला। ये जो है उस समय पर प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। इनकी कुछ मुद्राएं हैं दोस्तों, उनको देख लेते हैं। इस समय कौन सी मुद्रा चलती थी? इनके यहाँ मुद्रा जो चलती थी वो थी 3 से 4 मासा चांदी के सिक्के, 3 से 4 मासा चांदी के सिक्के, मासा चांदी के सिक्के। तीन से चार मासा चांदी के सिक्के इनके समय पर चला करते थे। और क्या है? कश्मीर के एक शासक थे हिरण्य, उन्होंने भी इनकी आधीनता को स्वीकार किया है। कश्मीर के राजा हिरण्य ने भी इनकी आधीनता को स्वीकार किया, इनकी आधीनता को स्वीकार किया, इनकी आधीनता को स्वीकार किया।
अब कश्मीर के जो राजा हैं हिरण्य, इन्होंने भी इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। और क्या है भैया, इसके अलावा इनकी एक जानकारी है वो मिलती है, एक ग्रंथ है सवार उल औकुल, सवार उल औकुल, ये एक अरब ग्रंथ है, अरब ग्रंथ, अरब ग्रंथ, जहां से हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो यार अगर अरब के ग्रंथ में इनकी जानकारी हमें उस समय पर मिल रही है, तो फिर ऐसा माना जाता है कि इनका जो भूभाग था वो बहुत विशाल साम्राज्य में था, इनका भूभाग विशाल साम्राज्य में था। विशाल साम्राज्य में था, है ना, इनका जो शासन प्रशासन है वो एक विशाल साम्राज्य में था। तो अब दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में हमने बहुत सारी चीजों को देखा। गर्दभिल्ल वंश के बारे में लगभग जितनी जानकारी थी उसको देख लिया। गर्दभिल्ल वंश के बाद में यदि हम देखें तो फिर बैठते हैं विक्रमचरित, विक्रमचरित, इनके बाद में बैठ जाते हैं भाइल, इनके बाद में बैठ जाते हैं नाइल, और फिर आ जाते हैं नाहद्र। फिर कौन आ जाता है, नाहद्र। तो विक्रमचरित, भाइल, नाइल, नाहद्र, इनके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, या कह सकते हैं कि विक्रमादित्य का व्यक्तित्व इतना ज्यादा वर्गदमयी है कि शायद इन लोगों के इतिहास को छुपा दिया गया हो, ये भी हो सकता है, पर इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है। बस ये है कि जैसे नाइल हैं तो इन्होंने 14 वर्ष तक शासन किया, इन्होंने 10 ही वर्ष तक शासन किया, इन्होंने 13 वर्ष तक शासन किया, इस प्रकार से इनकी कहानी रही। और कुल मिलाकर सभी लोगों ने लगभग 152 से लेके 153 वर्षों तक शासन किया है, शासन किया है। अब मान लीजिए विक्रमादित्य पर 10 नंबर में आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इनके बारे में एक ये नीतिपरक शासक रहे हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे युद्धों को जीता है, इस प्रकार से इन्होंने शाकाहारी की उपाधि धारण की है, इन्होंने एक वो चलाया है, संवत चलाया हुआ है, संवत के आधार पर उनके अलग अलग नाम हो गए। तो आप काफी सारा कुछ लिख सकते हो। जब अपन आएंगे 2 नंबर में, 7 नंबर में, 10 नंबर में, तो देखेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से लिखा जाता है। लिखने की भी अपनी एक ये कला होती है, उसको अपन चर्चा करेंगे उसकी अपन। फिलहाल आज के लिए ये जो पूरी की पूरी थ्योरी थी दोस्तों, ये गर्दभिल्ल वंश के पार्ट 1 पर थी, याद रखना क्या था, पार्ट 1। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा है तो फिर पार्ट 1 है ये, बिल्कुल है। पार्ट 2 अब आएगा इसका। पार्ट 2 किससे संबंधित है, मुख्यतः संस्कृति से संबंधित है, क्योंकि इसकी संस्कृति से तो प्रश्न पूछा ही जाना है, चाहे वो कैसा प्रश्न आ जाए, चाहे 2 नंबर में आ जाए, 7 नंबर में आ जाए, 10 नंबर में आ जाए, या प्री में पूछ ले, इससे चाहे पूछे चाहे नहीं, पर संस्कृति से वो जरूर पूछ लेगा। महान व्यक्ति है भैया वहां पर, धनवंतरी है, बारहमीर है, कालिदास है ना, इनसे संबंधित। तो वो अपन पार्ट 2 में देखेंगे दोस्तों। आज के लिए आज की जो अपनी क्लास है इसको अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।